जय हिंद दोस्तों। सिद्धिविनायक संग्रिया के YouTube चैनल पर बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज अपने पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और उसके अंतर्गत अपना टॉपिक है भोजन के आवश्यक पोषक तत्व, संतुलित भोजन, विटामिन्स और ऊर्जा प्राप्ति वाले खाद्य पदार्थों पर। ये चीज़ें इसके अंतर्गत है। तो इसमें सबसे पहले अपने पढ़ते हैं अब भोजन के पोषक तत्व, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स इन फूड, भोजन के पोषक तत्व। तो दोस्तों पहले अपने ये बात करते हैं भी पोषक तत्व किसे कहते हैं। न्यूट्रिटिव पोषक तत्व क्या है, उसकी परिभाषा देखते हैं समझने के लिए। क्या शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्ति और सामान्य जैविक क्रियाओं, वो चीज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारे शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए जो आवश्यक होते हैं, उन्हें कहा जाता है न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स, यानी पोषक तत्व कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे भोजन के ये फिर पोषक तत्व ऊर्जा प्राप्ति वाले और इन बायोलॉजिकल क्रियाओं को करने में सहायता करने वाले वो कौन से हैं। तो हम समझने के लिए इन्हें दो भागों में बांट लेते हैं। ये दो भाग हैं, एक तो है अति आवश्यक पोषक तत्व जो हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है, और दूसरी है इसके अंतर्गत जो वो भी हमारे लिए सहायक है लेकिन भले उसकी मात्रा थोड़ी कम हो, इसलिए उन्हें सहायक तत्व कहा जाता है। अति आवश्यक तत्वों में हमने तीन चीज रखी है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा प्राप्ति वाले, दूसरा वसा यानी फैट, और तीसरा प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन ये अति आवश्यक पोषक तत्व है। इनमें से ये जो दोनों हैं कार्बोहाइड्रेट्स और वसा, ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी देते हैं हमें, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व। तो इनका काम है एनर्जी देना। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने में, एनर्जी में काम आती है, और जो प्रोटीन है ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को बनाने में काम आते हैं, अर्थात शरीर निर्माण में सहायक है। तो ये तो बॉडी को बनाने में, सेल्स को बनाने में सहायता करते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें ऊर्जा प्रदान करने में सहायक है। तीनों ही प्रकार के ये कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है। सहायक तत्वों में है अपने विटामिन, खनिज लवण और जल। तो अर्थात पोषक तत्व कितने हो गए फिर मुख्य, 3 और 3 6 हो गए। तो इसका मतलब ये 6 तत्व हमारे भोजन के प्रमुख आवश्यक तत्व है, और अगर हमारे भोजन में हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार ये उचित मात्रा में उपलब्ध है तो इन्हें कहा जाता है संतुलित भोजन। तो ये कहलाता है संतुलित भोजन, यानी जिस भोजन में शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो उचित मात्रा में उपस्थित है, तो उस भोजन को कहा जाता है बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन कहा जाता है। इनमें से आपके याद हो तो एक वीडियो में हम इनके बारे में पूरा विस्तृत पढ़ चुके हैं, विटामिन्स के बारे में हम अध्ययन है वो कर चुके हैं, ठीक है। और ये जो सहायक तत्व है विटामिन, खनिज लवण और जल, ये हमारे शरीर में जो ऊर्जा प्रदान करने वाली जो क्रियाएं होती है, जिनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, उपापचयी क्रियाएं कहा जाता है, उन उपापचयी क्रियाओं के कंट्रोल में सहायता करते हैं। तो उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण में ये सहायक तत्व है वो बहुत हेल्प करते हैं। इन विटामिन्स, खनिज लवण और जल के अलावा आपको याद हो हमने कई बार सुना है
रुक्षांश पदार्थों पर बात सुनी होगी आपने, जिन्हें कहा जाता है आहार रेशे, आहारी रेशे, यानी वो चीज़ भी हमारे भोजन में होनी चाहिए। उनके अंतर्गत क्या आते हैं, उनमें सलाद और रेशेदार जो फल होते हैं उनको शामिल किया गया है। उससे क्या होता है, उत्सर्जी जो हमारे शरीर में बनने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकालने में आसानी रहती है। तो रुक्षांश पदार्थ यानी हमारे भोजन में सलाद और रेशेदार सब्जियां और फल भी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, वो भी हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अभी ये पढ़ा है कौन से पोषक तत्व हमें हमारे भोजन में होने चाहिए। जो उचित मात्रा में है तो उस भोजन को कह दिया जाता है संतुलित भोजन। अब बात करते हैं, जब हम संतुलित भोजन, अच्छा भोजन ले रहे हैं तो भोजन किसके लिए करते हैं? ऊर्जा के लिए करते हैं। विभिन्न क्रियाओं के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसके लिए करते हैं। या सीधी सी बात एक शब्द में कहें तो ऊर्जा चाहिए। तो अब हम बात करते हैं भी एक सामान्य युवा व्यक्ति को एक किशोरावस्था में कितनी एनर्जी चाहिए और उसके लिए उसे कितना भोजन है वो करना चाहिए। देखिए, सामान्य कार्य करने वाले युवा मनुष्य को यानी किशोरावस्था में 3000 से 3500 कैलोरी, कैलोरी आपको पता है ऊर्जा का मात्रक है, भी ऊर्जा को प्रकट करती है, और एक कैलोरी जो होती है वो 4.18 जूल के बराबर होती है। तो ध्यान दीजिए, एक सामान्य कार्य करने वाले युवा मनुष्य को 3000 से 3500 कैलोरी वाले भोजन की आवश्यकता होती है। अगर वो और कुछ भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल कहते हैं ना ठाली बैठा है, तो इसका मतलब इससे भी कम चाहिए। कई बार आपने पढ़ा होगा 2400-2500 कैलोरी से भी काम चल जाता है। ठीक है, लेकिन किसी भी कंडीशन में 1800-1900 कैलोरी से कम एनर्जी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर व्यक्ति हार्ड काम कर रहा है, मजदूरी करता है, ठीक है, हार्ड वर्क करता है, तो मान के चलिए उसकी एनर्जी जो है वो कैलोरी है वो इससे कहीं ज़्यादा होगी। यानी यूं कहें भी वो 4500 से 5000 कैलोरी उसको आवश्यकता होगी। जैसे कुली, रेलवे स्टेशन पर आपने कुली देखे होंगे, खेतों में जो हार्ड परिश्रम करने वाले मजदूर देखे होंगे, तो उनको एनर्जी है वो इससे भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं भी सामान्य कार्य करने वाले एक किशोर युवक को कितनी एनर्जी चाहिए, तो औसत है 3000 से 3500 कैलोरी वाले भोजन की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत इसकी भरपाई वो किससे कर सकता है? मुख्य पोषक तत्व से करेगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसे लगभग 450 ग्राम है वो कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करना चाहिए। उसे लगभग 80 ग्राम फैट यानी वसा का सेवन करना चाहिए, घी या तेल की बात आती है। और प्रोटीन उसे 100 ग्राम, उसे अपने भोजन में प्रोटीन, दाल वगैरह है वो होनी चाहिए। तो 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 80 ग्राम के आसपास वसा और लगभग 100 ग्राम के आसपास उसके भोजन में प्रोटीन होनी चाहिए। एक चीज, इनसे लगभग ये इतनी 3000 या 3500 के आसपास एनर्जी बन जाती है। ये एक मोटा मोटा आइडिया है। एक चीज यहां जरूर अपने क्लियर कर दें, आपको काम भी आ जाए भी 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है उससे हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो दोस्तों उससे लगभग हमें 4 कैलोरी, मैं एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा, जैसे कई बार हम लिखते हैं 4.1 कैलोरी आवश्यकता होती है। आप इतना ध्यान रखिए, इतने से ही अपना काम चल जाएगा। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। हमने कहा लगभग, कई बार हम कहते हैं 400 से 500 ग्राम, लेकिन हमने एक आंकड़ा बना लिया भी 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और 1 ग्राम से उसे लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा है वो प्राप्त हो जाती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी। उसी प्रकार 1 ग्राम अगर वसा में बात करें, वसा फैट के अंतर्गत बात करें, तो 1 ग्राम से जो एनर्जी है वो लगभग 9.1 यानी 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम से 9.1 अर्थात लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। इसी प्रकार प्रोटीन भी लगभग कार्बोहाइड्रेट्स के बराबर ही एनर्जी देता है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी एनर्जी है वो प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रहता है।
तो कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी, 1 ग्राम वसा से लगभग 9 कैलोरी, प्रोटीन के 1 ग्राम से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक है। और अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो गर्भवती है, तो गर्भवती महिला को लगभग 2800 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 2800 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक प्रेग्नेंट महिला को। ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न और कहीं बन सकता है ऊर्जा वाली बात पे ही, कैलोरी मान भी आ जाए प्रश्न भी, कैलोरी मान क्या होता है या कैलोरी मान में हम कितने ग्राम भोजन की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां बात करें हम 100 ग्राम भोजन, 100 ग्राम भोजन जब हम लेते हैं तो उससे जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसको कहा जाता है कैलोरी मान। यानी 100 ग्राम भोजन से मिलने वाली ऊर्जा कैलोरी मान है वो कहलाती है। अब ये हुई इसके संतुलित भोजन के संबंध में कुछ बातें। जैसे एक आपने सुना होगा, आप में से हो सकता है कई बच्चों को दूध है वो अच्छा लगता होगा, कईयों को नहीं लगता होगा। तो अब आप सुन लीजिए, आपको जैसा उचित लगे। देखिए, दूध को एक संतुलित भोजन अर्थात एक पूर्ण आहार माना गया है, क्योंकि उसमें लगभग सभी पोषक तत्व कम या ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसलिए एक संतुलित भोजन का बहुत अच्छा उदाहरण है दूध। एक बात करते हैं उसमें दूध पे, हालांकि कई आयुर्वेद वाले तो कहते हैं भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूध को एक संतुलित और पूर्ण आहार माना गया है, लेकिन इसमें 2 बात जरूर ध्यान रखिएगा, विटामिन सी और इसके अंतर्गत आयरन, ये 2 चीज तो बिल्कुल नहीं होती है। विटामिन सी और आयरन इसमें बिल्कुल नहीं होता है। और अगर आप लगातार सिर्फ दूध का ही सेवन कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी बॉडी में आयरन है वो, लोहा है वो नहीं जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी, अर्थात आपको एनीमिया रोग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, दूध को भले ही हम संतुलित भोजन मान रहे हैं, एक पूर्ण आहार मान रहे हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी नहीं होता, इसका मतलब वो आपको अलग से लेना होगा। और आयरन इस दूध के अंतर्गत नहीं होता, तो आयरन आपको अलग से लेनी होगी। बात जब दूध की चल पड़ी है तो क्यों न हम दूध के 1-2 प्रश्न हम महत्वपूर्ण और कर लेते हैं। हमें पता है दूध का जो रंग होता है, दूध का जो रंग होता है वो सफेद होता है। अब प्रश्न बन गया अपने आप में, हम तो एक कंपटीशन की दृष्टि से देखते हैं उसको भी, दूध का सफेद रंग किस कारण से होता है। आपने देखा होगा कई कंपटीशनों में ये प्रश्न आता है, आपके जेट में या अन्य साइंस के कंपटीशन में भी आता रहा है। तो ध्यान दीजिए, उसमें एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है कैसीन। बहुत प्यारा प्रश्न है, दूध के सफेद रंग का कारण क्या है? तो आप उत्तर देंगे कैसीन प्रोटीन। इसी तरह से अगर आप गाय का दूध लाए हो तो आपने देखा होगा गाय का जो दूध है वो हल्का पीलापन लिए होता है, हल्का पीलापन लिए होता है गाय का दूध। ये भी अपने आप में प्रश्न बनता है कंपटीशन में भी, गाय के दूध का जो हल्का पीला रंग होता है उसका कारण क्या है? तो दोस्तों उसका कारण है एक पिगमेंट्स जिसको कहते हैं केरोटीन, केरोटीन वर्ण के कारण। तो केरोटीन के कारण है वो हल्का पीला होता है। और अगर कहीं आपको, हालांकि यही ऑप्शन में मिलता है, अगर बाई चांस ये नहीं मिलता है तो ध्यान दीजिए आपको 100% वहां पर राइबोफ्लेविन मिलेगा, राइबोफ्लेविन मिलेगा। तो राइबोफ्लेविन, ठीक है, तो राइबोफ्लेविन या केरोटीन के कारण है वो गाय के दूध का पीला रंग होता है। अब आपको कहते हैं ना भी हमें क्या आदत होती है, चीनी डाल के ही बचपन में पिलाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। जबकि दूध तो अपने आप में ही मीठापन लिए होता है। चोटी बढ़ती रहती है, याद कीजिए जब माँ दूध पिलाती थी और कहती थी चोटी बढ़ती है,
तो अपने आप में एक प्रश्न है कि दूध के मीठेपन का कारण क्या है, ऐसा उसमें क्या पाया जाता है जिसके कारण हमें वो दूध है वो मीठा लगता है। तो इसके अंतर्गत शुगर यानी शर्करा पाई जाती है और उस शर्करा का नाम है दोस्तों लैक्टोज शर्करा। तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा है वो पाई जाती है। तो दूध का सफेद रंग केसिन के कारण, हल्का पीला रंग है वो कैरोटीन या राइबोफ्लेविन के कारण, और दूध का जो मीठापन है वो लैक्टोज के कारण होता है। ठीक है, तो ये थे भी दूध के संतुलित भोजन की बात उठी, तो ये बातें भी अपनों ने साथ में कर ली। इसी प्रकार अगर आप 100 ग्राम बादाम खाते हो तो उसमें बहुत ही एनर्जी होती है, 655 कैलोरी के आसपास एनर्जी मिलती है। इसलिए तो पुराने बुजुर्ग बड़ा साइंटिफिक थे, वो ये कहते थे भी हाँ 3 या 4 बादाम ही खाने हैं भाई, हालांकि ये कहीं नहीं लिखा है भी आपको कम ही खाने हैं। ठीक है, लेकिन 100 ग्राम के अंदर 655 कैलोरी होती है। हमें तो भाई जब कह रहे हैं भी 3000 के आसपास एनर्जी चाहिए, कैलोरी चाहिए, तो अगर बादाम खा लोगे तो इसका मतलब फिर और चीज़ नहीं खा पाओगे। काजू में भी उससे थोड़ी सी कम 596 कैलोरी के आसपास एनर्जी होती है। मूंगफली में उससे भी थोड़ी सी कम 567 के आसपास कैलोरी होती है। सोयाबीन में 432 कैलोरी, 100 ग्राम की बात करें अभी 100 ग्राम में कितनी कैलोरी होती है। हमारी जो गेहूं है उसके अंतर्गत 344 कैलोरी के आसपास एनर्जी होती है। अंडे में 173 कैलोरी होती है। हमारा जो दूध की हम बात कर रहे हैं, दूध में जो एनर्जी लेवल है इससे हमें लगभग 117 कैलोरी 117 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 100 ग्राम दूध अगर हम पीते हैं तो उससे हमें 117 कैलोरी ऊर्जा है वो उसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, चने में लगभग 372 के आसपास कैलोरी होती है। चावल में 347 कैलोरी प्रति 100 ग्राम के आसपास उसके अंतर्गत एनर्जी है वो होती है। तो ये थोड़ी सी बात थी दोस्तों, भोजन के पोषक तत्व अपने कौन से हैं और संतुलित भोजन से संबंधित परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने बात की। अब इन टॉपिकों पर भी हम अलग अलग बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन भी हम अगली क्लास में करेंगे। विटामिन हम पहले कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं पूरा भी किस में होता है ज़्यादा और कौन से रोग होते हैं, ये बात अपनी हो चुकी है। इसका मतलब खनिज, लवण और जल, ये भी अपना हम अगली क्लास में है वो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और अगर इसमें से प्रश्न आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। और अब वही पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद।